नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में विश्व भूगोल से संबंधित जो स्थान चर्चा में रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहला है काला सागर एवं बॉस्फोरस जलडमरू मध्य सामरिक अनाज गलियारा। पहले तो इनकी लोकेशन देख लीजिए कि काला सागर और बॉस्फोरस स्टेट है कहाँ पर। आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये एशिया के अंतर्गत आता है, जिसमें तुर्की देश हो गया। और इधर आप देखेंगे तो रूस का क्षेत्र है, इधर यूक्रेन का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे रोमानिया, ये बुल्गारिया का क्षेत्र हो गया। ये तुर्की का क्षेत्र है, इधर जॉर्जिया का क्षेत्र है। यहाँ पर है बीच में ब्लैक सी का क्षेत्र, या काला सागर इसे हिंदी में कह दिया जाता है। ये काला सागर का जो क्षेत्र है ये स्टेट ऑफ केर्च के माध्यम से सी ऑफ एजोब या एजोब सी से जुड़ा हुआ है। काला सागर के दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले भाग में तुर्की के अधिकार क्षेत्र में है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस या बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के दक्षिण में है सी ऑफ मार्मरा। ये वाली जो वाटर बॉडी है ये सी ऑफ मार्मरा है। यहां पर है डार्डानेल्स स्टेट या डार्डानेल्स जलसंधि, और डार्डानेल्स जलसंधि के दक्षिण में है एजियन सी, जो कि भूमध्य सागर का एक भाग है। तो ब्लैक सी जो हो गया वह इधर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ केर्च के माध्यम से सी ऑफ एजोब से जुड़ा हुआ है। ब्लैक सी यहां पर आप देखेंगे तो बॉस्फोरस स्टेट, मार्मरा सी स्टेट ऑफ डार्डानेल्स के माध्यम से ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में एक तरफ यूक्रेन का एरिया है, एक तरफ आप देखेंगे तो रूस का एरिया है। और ये जो क्षेत्र है ये गेहूं के बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों से गेहूं का निर्यात ब्लैक सी से होकर भूमध्य सागर से होकर विश्व के अन्य देशों को किया जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र से जो अनाज का निर्यात होता है, इसी वजह से ब्लैक सी से होकर होने वाला जो निर्यात है और उनका जो मार्ग है वह कहलाता है सामरिक अनाज गलियारा। इतनी बात समझने के बाद अब पढ़ लीजिए। काला सागर दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच एक सीमांत समुद्र है। ये बॉस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। इस बात को अभी आप लोगों ने मानचित्र पर देख लिया है। तुर्की, तुर्की नहीं, तुर्की तो पुराना नाम हो गया। 2022 में तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया। तुर्की इन दोनों जलमार्गों को नियंत्रित करता है, जो वैश्विक व्यापार के लिए प्राकृतिक चोक पॉइंट भी हैं। अगर तुर्की इनको प्रतिबंधित कर दे तो फिर ब्लैक सी से होकर जाने वाला जो ट्रैफिक है, शिपिंग है, वो नहीं हो पाएगी। परिभाषा क्या है? ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री अनाज गलियारों में से एक है। और उसका कारण ये है कि काला सागर क्षेत्र में लगते हुए जो रूस और यूक्रेन के भाग हैं उनमें गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो वैश्विक गेहूं निर्यात का लगभग 25% इस क्षेत्र से या इस काला सागर के भाग से ही परिवहन होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र से होने वाले इस गेहूं के निर्यात की वजह से ही ब्लैक सी के क्षेत्र में जो गलियारा है अनाज के परिवहन के लिए, उसे सामरिक अनाज गलियारा कह दिया जाता है। समुद्री कानून के तहत इन जलडमरू मध्यों का संचालन 1936 की मॉन्ट्रैक्स संधि द्वारा विनियमित होता है। लोकेशन आपने देख ली थी, और यहाँ पर एक मैप मैंने ले लिया है यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर दिखाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए यूक्रेन का एरिया हो गया ब्लैक सी से लगता हुआ, यहाँ से इस तरफ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मार्मरा, डार्डानेल्स, सी ऑफ एजियन, और दक्षिण में भूमध्य सागर, फिर दुनिया भर के देशों को गेहूं निर्यात किया जाता है। चर्चा में क्यों है? पहली जानकारी, ओडेसा पोर्ट पर हमला। आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कई सालों से 3-4 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो जो ओडेसा पोर्ट है वह यूक्रेन के क्षेत्र में है। तो रूसी ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के ओडेसा के बंदरगाह, बुनियादी ढांचे और एक ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया है, जिससे अनाज गलियारे में सक्रिय एक नाउरू ध्वज वाले जहाज को मामूली क्षति हुई है। इस वजह से खबरों में बना हुआ है। दूसरा है सेवस्तोपोल स्ट्राइक। यूक्रेनी विशेष दलों ने एक बड़े ड्रोन अभियान में रूसी काला सागर बेड़े के महत्वपूर्ण जहाजों यमल, फिलचेनको और इवान खोर्स, ये जहाजों के नाम है, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा कीव ग्रेन कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन की राजधानी है कीव, तो कीव में एक ग्रेन कॉन्फ्रेंस हुई है। हाल ही में संपन्न इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के अनाज गलियारे के माध्यम से 106 मिलियन टन से अधिक कार्गो के सफल पारगमन या आवाजाही की पुष्टि की गई है। इन सब कारणों की वजह से ब्लैक सी का ये अनाज गलियारा चर्चा में बना हुआ है। अगली जानकारी है नेट जारिम कॉरिडोर के बारे में। गाजा का भू राजनीतिक विभाजन।
इसको भी देख लीजिए। पहले तो ये क्षेत्र देख लीजिए कि ये है कहां पर। ये भूमध्य सागर का क्षेत्र हो गया, मेडिटेरेनियन सी लिखा हुआ है। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये इजराइल का हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, जो इस कलर से, जो पीले कलर से आप जो हिस्सा देख रहे हैं वह फिलिस्तीन का हिस्सा है। इसमें आप पूर्वी भाग में देखेंगे तो इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, यहां पर इसे गाजा कहा जाता है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अक्टूबर 2023 में शुरू हुई है, तब से वो लगातार अभी भी बनी हुई है। ये जो क्षेत्र है ये गाजा, ये फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में है। इसी गाजा के क्षेत्र में एक नेट जारिम एक कॉरिडोर है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो अब हम जो मैप देखेंगे वह इसी गाजा क्षेत्र का देखेंगे, इस वाले क्षेत्र का। अब इस बड़े क्षेत्र को, इस छोटे क्षेत्र को बड़े मैप पर देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये गाजा का हिस्सा है, जो कि फिलिस्तीन के अधिकार क्षेत्र में है। इसी गाजा के इस वाले भाग में एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का नाम है नेट जारिम कॉरिडोर। इस कॉरिडोर पर, यह है तो गाजा के क्षेत्र में, लेकिन इस कॉरिडोर पर कब्जा है इजराइल का। तो इस कॉरिडोर पर इजराइल का कब्जा होने की वजह से क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनको समझ लीजिए। समसामयिकी अप्रैल 2026 में क्या क्या हुआ है। स्थायी बुनियादी ढांचा, अप्रैल 2026 की उपग्रह तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई है कि इजराइल ने इस कॉरिडोर में स्थायी सैन्य चौकियां बना ली हैं। गाजा के इस कॉरिडोर के क्षेत्र में पक्की सड़कें बना ली हैं और संचार टावर स्थापित कर लिए हैं। यह संकेत देता है कि यह केवल एक अस्थायी सैन्य मार्ग नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक बफर जोन बना लिया है उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच में। सुरक्षा नियंत्रण, इजरायली रक्षा बलों ने अप्रैल 2026 में इस कॉरिडोर का उपयोग उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता और विस्थापित नागरिकों की वापसी को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए किया है। अगली जानकारी, इससे संबंधित कुछ और जानकारी दी गई है। अभी तो हमने ये समझ लिया कि किस वजह से खबरों में बना हुआ है। नेट जारिम कॉरिडोर इजराइल को उत्तरी गाजा में सीधे सैन्य छापेमारी करने की अनुमति देता है। यह हमास के लड़ाकों की उत्तर से दक्षिण की ओर आवाजाही को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है। इस कॉरिडोर पर अधिकार होने की वजह से, जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे, इधर उत्तर का भाग हो गया, इधर दक्षिण का भाग हो गया। तो जो हमास के यहाँ पर योद्धा हैं उनको ये, इनका दक्षिण की ओर या दक्षिण वालों का उत्तर की ओर मूवमेंट को ये बाधित करता है, क्योंकि इस वाले कॉरिडोर पर कब्जा है इजराइल का। इसके अलावा इजरायली रक्षा बलों ने अप्रैल 2026 में इस कॉरिडोर का उपयोग उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता और विस्थापित नागरिकों की वापसी को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए किया है। कुछ और बातें भी यहां पर दी गई हैं। नेट जारिम कॉरिडोर इजराइल को उत्तरी गाजा में सीधे सैन्य छापेमारी करने की अनुमति देता है। हमास के लड़ाकों की उत्तर से दक्षिण की ओर आवाजाही को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है। इस गलियारे ने गाजा के भीतर मानवीय अलगाव पैदा कर दिया है। उत्तरी गाजा के विस्थापित लोग इस कॉरिडोर को पार किए बिना अपने घरों को नहीं लौट सकते, जो संघर्ष विराम वार्ताओं में एक प्रमुख चौक पॉइंट बना हुआ है। अभी हमने देखा कि हमास के लड़ाकों के बारे में। दूसरी चीज है कि जैसे मान लीजिए उत्तरी गाजा के लोग अगर दक्षिण में पहुंच गए, विस्थापित हो गए किसी वजह से, इधर हमले ज्यादा हो गए तो लोग दक्षिण की तरफ मूव कर गए। अब अगर वे अपने मूल स्थानों की ओर लौटना चाहें तो इस कॉरिडोर को पार किए बिना नहीं जा सकते। और इस कॉरिडोर पर कब्जा इजराइल का है। इजराइल ने इस क्षेत्र में सैन्य चौकियां भी बना ली हैं। इस वजह से लोगों को अपने मूल स्थानों की ओर लौटना मुश्किल हो रहा है। मानवीय सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। भू राजनीतिक प्रभाव, इस कॉरिडोर का अस्तित्व फिलिस्तीनी प्राधिकरण या किसी भी भावी फिलिस्तीनी शासन के लिए गाजा के क्षेत्रीय एकीकरण को असंभव बनाता है। जब तक इस कॉरिडोर पर इजराइल का कब्जा रहेगा तब तक इस गाजा क्षेत्र का एकीकरण संभव नहीं हो सकेगा। और इस क्षेत्र पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वह इजराइल को एक सामरिक या स्ट्रेटजिक बढ़त प्रदान करता है। ये जानकारी थी नेट जारिम कॉरिडोर की। इसके अलावा भी एक अन्य कॉरिडोर इस वाले क्षेत्र में भी है, मोराक कॉरिडोर, और इस वाले क्षेत्र में है एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इस नेट जारिम कॉरिडोर पर भी इजराइल का कब्जा है। बीच में मोराक कॉरिडोर है, उस पर भी इजराइल का कब्जा है। इधर वाले क्षेत्र में मिस्र और इसके क्षेत्र में भी एक कॉरिडोर बना हुआ है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, उस पर भी इजराइल का कब्जा है। तो इस तरीके से इन कॉरिडोर्स पर कब्जा करके इजराइल ने गाजा के क्षेत्र में अपनी बढ़त और सशक्त कर ली है।
अगली जानकारी है तुवालू और प्रशांत जलवायु शरणार्थी जलमग्न होने का सामना कर रहे राष्ट्रों का कानूनी अधिकार और कानूनी स्थिति। अब पहले तो तुवालू को देख लीजिएगा। तुवालू एक छोटा सा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है। अगर आप उसकी स्थिति देखना चाहें तो यहां पर आप देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहां पर देखेंगे, ये जो छोटा सा जो द्वीपीय देश आप लोग देख रहे हैं, ये है तुवालू। और तुवालू जो देश की स्थिति है वह समुद्र तल से केवल 2 मीटर ऊंची बनी हुई है। वर्तमान समय में जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समुद्र तल का स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तुवालू जल्द ही जलमग्न हो सकता है। अब इतनी बातें तुवालू के बारे में समझने के बाद आगे बढ़िए। तुवालू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक निम्न स्तरीय अटॉल है। अटॉल का मतलब हो गया कि जो प्रवाल द्वीपों से बना हुआ क्षेत्र है, प्रवाल द्वीप कहते हैं अटॉल को। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल को इंग्लिश में कहते हैं कोरल्स, और कोरल्स उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। जब भी जंतु मर जाते हैं तो उनका जो खोल होता है, उनका कंकाल होता है, वह निक्षेपित होने लगता है उथले महासागरीय क्षेत्रों में। एक के ऊपर एक लगातार निक्षेपित होते चले जाते हैं, तो वहां पर उन कंकालों के निक्षेपण से जो प्लेटफॉर्म बन जाता है, उसी को कहा जाता है कोरल रीफ। कई बार वह प्लेटफॉर्म वृत्ताकार द्वीप के रूप में निक्षेपित हो जाता है, उसी को कहा जाता है अटॉल। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से मात्र 2 मीटर है, और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता समुद्र स्तर इसके अस्तित्व के लिए अस्तित्वगत खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। क्योंकि केवल 2 मीटर की ऊंचाई होना तो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए ऐसे ही जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र तल का स्तर बढ़ता रहा, तो ये हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये जलमग्न हो जाए। अब समझिए, अगर ये जो तुवालू का क्षेत्र है वह जलमग्न हो जाता है, तो इसके रहने वाले, इसके जो निवासी जो लोग होंगे, उनको यहाँ से प्रवास करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, इस क्षेत्र को छोड़ के भागना पड़ेगा। तो वे जो लोग होंगे उनको जलवायु शरणार्थी कहा जाएगा, कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो डूब गया है क्षेत्र, उसको छोड़कर भागे हुए लोग, उनको कहा जाएगा जलवायु शरणार्थी। जलवायु शरणार्थी वह व्यक्ति है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा इत्यादि के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभी तक शरणार्थी, जो कि 1951 के कन्वेंशन के तहत, इन्हें औपचारिक मान्यता नहीं मिली है। वर्तमान समय में शरणार्थी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी आपदा, हिंसा, सशस्त्र संघर्ष इत्यादि के चलते अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो जलवायु शरणार्थी को औपचारिक रूप से उस कन्वेंशन में शामिल नहीं किया गया है। मैप भी देख लिया था। चर्चा में क्यों है, अब समझ लीजिए। पहला है फले-पिली यूनियन। ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच जो फले-पिली यूनियन संधि के तहत 1 मई 2026 से नए मोबिलिटी पाथवे वीजा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। और ये जो फले-पिली यूनियन है, ये है क्या? ये ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच सुरक्षा और जलवायु से संबंधित एक संधि है। और इस संधि में क्या स्थापित किया गया है? 2023 में स्थापित ऑस्ट्रेलिया तुवालू फाले-पिली संघ संधि में एक विशेष गतिशीलता मार्ग शामिल किया गया है, मोबिलिटी पाथवे, जो प्रतिवर्ष 280 तुवालू वासियों को ऑस्ट्रेलिया में गरिमापूर्ण तरीके से रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है। भारत का जुड़ाव। हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री ने तुवालू की यात्रा की, जहां सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत सहायता प्रदान की गई है। आईसीजे परामर्शदात्री राय। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ऐतिहासिक राय दी, जिसमें पुष्टि की गई कि किसी राष्ट्र का भौतिक क्षेत्र जलमग्न होने के बावजूद उसका राज्यत्व और संप्रभुता बनी रह सकती है, स्टेटहुड बना रहेगा। अगर मान लीजिए कोई छोटा द्वीपीय देश है, अगर वह डूब भी गया, तो जैसे तुवालू है, अगर वह डूब गया, तो उस तुवालू का जो राजत्व है, जैसे स्टेटहुड जो उसको दिया गया है, एक देश के रूप में उसकी संप्रभुता मान्य है, वह बनी रह सकती है, वह नष्ट नहीं होगी, वह समाप्त नहीं होगी। अब इससे संबंधित कुछ और बातें समझ लीजिएगा। राज्यत्व की निरंतरता। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य होने के लिए 4 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, या 4 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला है स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए,
एक निश्चित क्षेत्र भी होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। ये 4 मानदंड जब कोई क्षेत्र पूरा करता है, तब उसे राज्य का या देश का दर्जा, संप्रभु देश का दर्जा दिया जाता है। ये परिभाषा में ये 4 मानदंड निर्धारित किए गए थे। पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून या मॉन्टविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक राज्य के लिए निश्चित क्षेत्र अनिवार्य है। तुवालू इस परिभाषा को चुनौती दे रहा है कि यदि क्षेत्र ही ना रहे तो क्या राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए समुद्र तल से 2 मीटर केवल ऊपर है तुवालू, और धीरे धीरे अगर समुद्र तल में अगर परिवर्तन होता रहा तुवालू डूब जाएगा, तो क्या तुवालू की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी? इस बात को तुवालू चुनौती दे रहा है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह स्पष्ट कर दिया है जुलाई 2025 में कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक राय दी जिसमें पुष्टि की गई कि किसी राष्ट्र का भौतिक क्षेत्र अगर जलमग्न भी हो गया, उसके बावजूद उसका राज्यत्व या स्टेटहुड और संप्रभुता बनी रह सकती है। इस वजह से भी ये तुवालू का क्षेत्र खबरों में बना हुआ था। तुवालू से संबंधित एक और जानकारी, डिजिटल राष्ट्र परियोजना। तुवालू ने खुद को दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र घोषित किया है। ये जानकारी आपके प्रीलिम्स के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो सकती है। वह अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यों को मेटावर्स और क्लाउड में, इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड में सुरक्षित कर रहा है, ताकि भौतिक भूमि खोने के बाद भी वह एक संप्रभु डिजिटल इकाई के रूप में कार्य कर सके। समुद्री अधिकार। तुवालू और प्रशांत द्वीप मंच ने घोषणा की है कि समुद्र स्तर बढ़ने के बावजूद उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं स्थिर रहेंगी, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस रुख का समर्थन भी किया है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तुवालू ने अपने संविधान में संशोधन कर यह घोषित किया है कि उसका राज्यत्व शाश्वत का मतलब हमेशा विद्यमान रहना, इन परपेचुटी रहेगा, चाहे जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी भौतिक भूमि का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। 1978 में स्वतंत्रता के बाद से ही तुवालू वैश्विक जलवायु वार्ताओं जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में फ्रंट लाइन स्टेट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से तुवालू का क्षेत्र चर्चा में बना हुआ था। लोकेशन आपने देख ली और ये भी समझ लिया कि जो तुवालू का क्षेत्र है या तुवालू जो देश है वह दुनिया का पहला डिजिटल राष्ट्र बन गया है। आगामी या आसन्न खतरे को देखते हुए उसने अपनी जो सभी जानकारियां या सभी दस्तावेज इत्यादि हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली क्लाउड पर स्टोर करना शुरू कर दिया है। इन सब कारणों की वजह से तुवालू चर्चा में बना हुआ था। अगली जानकारी है माउंट एटना एवं भूमध्य सागरीय विवर्तनिकी के बारे में। माउंट एटना कहां है, पहले तो ये समझ लीजिए। पहले तो ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र हो गया। ये जो वाटर बॉडी है यहां पर ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। भूमध्य सागर के क्षेत्र को अगर आप और बड़े मैप पर देखेंगे, लिखा हुआ है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये इटली का क्षेत्र हो गया। इटली का ही एक द्वीप है सिसिली, इस द्वीप का नाम है सिसिली, और इस द्वीप पर संप्रभु अधिकार है इटली का। इस सिसिली द्वीप के ही इस वाले भाग में है माउंट एटना, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इस मैप पर देख लीजिए, ये रहा इटली का क्षेत्र, ये सिसिली का, और यहां पर है माउंट एटना, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं। और ज्वालामुखी गतिविधियां होने की वजह से ही ये एटना या सिसिली का जो क्षेत्र है वह चर्चा में बना हुआ है। अब पढ़ लीजिए, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप, सिसिली जो कि भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है, सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय स्ट्रैटो वॉल्केनो है। स्ट्रैटो वॉल्केनो का मतलब होता है कि जिसमें लावा की, राख की या जो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होता है उसकी अलग अलग परतें होती हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय स्ट्रैटो वॉल्केनो है। ये अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन बिंदु पर स्थित है। इस बात को भी समझ लीजिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो लाइन खिंची हुई है, इधर यूरेशियन प्लेट हो गई, और इधर आप लोग जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला पूरा हिस्सा, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई। जो अफ्रीकन प्लेट है वह इस तरफ मूव कर रही है, और अफ्रीकन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, क्षेपण हो रहा है। तो यहां पर अभिसारी सीमा निर्मित हो रही है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के सम्मुख मूव करती हैं तो उनके बीच की सीमा को अभिसारी सीमा कहा जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और इस कन्वर्जेंट बाउंड्री होने की वजह से ही इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। अगली जानकारी पढ़ लीजिए,
तो एक बात तो आपने ये समझ ली थी कि यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसारी सीमा निर्मित हुई है। इसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। एक और भी कारण है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ की विवर्तनिक सेटिंग्स के बारे में पढ़ लीजिए। टेक्टोनिक सेटिंग किस तरीके की है। एक जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जहाँ अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे उत्तर की ओर खिसक रही है। इसके साथ ही यहाँ आयोनियन माइक्रोप्लेट का रोल बैक भी एटना की निरंतर सक्रियता का मुख्य कारण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ते हो ज्योग्राफी में कि कुछ प्लेट्स होती हैं बड़ी प्लेटें, मेजर प्लेट्स, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, छोटी प्लेटें होती हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया था कि भूमध्य सागर के क्षेत्र में अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, क्षेपित हो रही है। इस वजह से टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयोनियन सी, ये भूमध्य सागर का एक छोटा क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है। इसको कहा जाता है आयोनियन सी। और ये जो आयोनियन सी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पूरा जो भूभाग है, इसको एक माइनर प्लेट माना जाता है कि ये इस वाले क्षेत्र में ये माइनर प्लेट है। ये जो प्लेट है, ये दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खिसक कर और इस यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, क्षेपित हो रही है। इस वजह से भी इन सब क्षेत्रों में टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो पहला तो है कि यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, पहला कारण। और दूसरा कारण है कि जो आयोनियन प्लेट है, वह भी धीरे धीरे करके पीछे हटती हुई दक्षिण पूर्व दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गति करती हुई यूरेशियन प्लेट के नीचे रगड़ खा के सबडक्ट हो रही है, क्षेपित हो रही है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी और टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते रहते हैं। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से एटना के क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं। अब इतनी बात समझने के बाद पढ़ लीजिए कि ये खबरों में क्यों बना हुआ है। पहला है अप्रैल 24 से 26 के दौरान 2026 की गतिविधि। माउंट एटना के वोराजिन क्रेटर में पिछले 3 दिनों से 24-26 अप्रैल 2026 की ये जानकारी है कि जो वोराजिन क्रेटर है एटना वोल्केनो का, उसमें पिछले 3 दिनों से तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि दर्ज की गई है। इसके परिणाम स्वरूप निकले राख के बादल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, जिससे कैटानिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ये सिसिली का एक एयरपोर्ट है, कैटानिया एयरपोर्ट। अगली जानकारी है इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी INGV ने एटना के दक्षिण पूर्वी क्रेटर में भू निर्माण परिवर्तन दर्ज किया है, जो मैग्मा के नए संचय का संकेत देते हैं। एटना के दक्षिण पूर्वी क्रेटर में भू निर्माण परिवर्तन, इसका मतलब ये हो गया कि जो एटना के क्रेटर के आसपास का क्षेत्र है, उसमें लावा के निकलने से नई परपटी का निर्माण देखा गया है। उसके बारे में बात की जा रही है। इस ज्वालामुखी का पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। ज्वालामुखी की राख मिट्टी को बेसाल्टिक पोषक तत्वों से समृद्ध करती है, जिससे सिसिली में अंगूर और खट्टे फलों की खेती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि राख के कारण विमानन और पर्यटन क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान होता है। वैश्विक जलवायु प्रभाव, एटना से होने वाले निरंतर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का वैश्विक वायुमंडल पर सूक्ष्म प्रभाव दिखता है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक एरोसॉल के व्यवहार को समझने के लिए करते हैं। इतनी जानकारी थी एटना वोल्केनो के बारे में। अगली जानकारी है IMEC, हाइफा पीरियस समुद्री संपर्क एवं रणनीतिक बंदरगाह। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि IMEC है क्या। IMEC क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। IMEC की फुल फॉर्म जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के दो भाग हैं, एक है पूर्वी या ईस्टर्न कॉरिडोर, एक है नॉर्दर्न कॉरिडोर, और एक आधार संरचना परियोजना है। इसमें सी लिंक है। सी लिंक का मतलब है समुद्री मार्ग, ये वाले क्षेत्र में और इधर वाले क्षेत्र में समुद्री मार्ग है। यहां से यहां तक आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर रेल लिंक है। तो समुद्री मार्गों के जरिए और रेल मार्गों के जरिए ये भारत को यूरोप, मध्य पूर्व होते हुए यूरोप से कनेक्ट करने वाली एक आधार संरचना परियोजना है। यही है, इसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व और यूरोप गलियारा। एक आधार संरचना परियोजना है और इसमें दो
तरीके इस्तेमाल किए गए। पहला है सी लिंक या सी रूट, समुद्री मार्ग, दूसरा है रेल लिंक। इसके दो भाग हैं। पहला जो भाग है उसे कहा जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर में गुजरात के पश्चिमी तटीय भाग से, जैसे यहाँ पर न्याबा शोभा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, कांदला पोर्ट हो गया, यहाँ से आप पहुंचेंगे इस वाले स्टेट ऑफ हार्मुज के निकट, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो हिस्सा है, यहाँ तक। फिर संयुक्त अरब अमीरात से आप सऊदी अरब, यमन के क्षेत्र से होते हुए आप यहाँ पहुंचेंगे जॉर्डन में, जॉर्डन के आगे आप पहुंचेंगे इजराइल में, और इजराइल का एक बंदरगाह है हाइफा बंदरगाह, ये इजराइल का एक पोर्ट है। इजराइल के हाइफा बंदरगाह से फिर आप आगे पहुंचेंगे यहाँ पर पीरियस बंदरगाह, जो कि ग्रीस का बंदरगाह है, और इस क्षेत्र से आगे फिर आप अन्य यूरोपीय क्षेत्रों को जा सकते हैं। ये एक इस तरीके से आधार संरचना परियोजना है जिनमें दो तरीकों का प्रयोग करके, समुद्री मार्गों का, रेल मार्गों का प्रयोग करके भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को कनेक्ट करने की परिकल्पना की गई है। इतनी बात समझने के बाद अब आप समझ लीजिए कि इसमें हाइफा और पीरियस समुद्री संपर्क एवं रणनीतिक बंदरगाह की चर्चा विशेष रूप से क्यों की जा रही है। समझ लीजिए, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, एक बहु मॉडल सी टू रेल गलियारा है जो भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है। इसमें दो गलियारे हैं। उत्तरी गलियारा इजराइल के हाइफा बंदरगाह को ग्रीस के पीरियस बंदरगाह और अन्य यूरोपीय टर्मिनलों से जोड़ता है। तो मैंने आपको दिखा दिया था कि दो भाग हैं इसके। ये ईस्टर्न है, भारत से यहाँ तक स्टेट ऑफ हार्मुज के निकट संयुक्त अरब अमीरात तक जाता है। इसके आगे का जो हिस्सा है ये पूरा नॉर्दर्न हिस्सा कहलाता है, और नॉर्दर्न कॉरिडोर का जो हाइफा बंदरगाह है वह इस ग्रीस के पीरियस बंदरगाह से कनेक्टेड है, और पीरियस से फिर आप यूरोप के अन्य क्षेत्रों की ओर जा सकते हैं। और पढ़ लीजिए आगे। ये गलियारा सुएज नहर का विकल्प नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक जोखिम प्रबंधन उपकरण है। यह व्यापार समय को 40% और लागत को 30% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। आइए अब कुछ और जानकारी है IMEC के बारे में। एक रणनीतिक बहु मॉडल कनेक्टिविटी पहल है जिसे नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसे शुरू किया गया था। इस पर भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पहल G7 द्वारा 2021 में शुरू की गई वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का एक हिस्सा है। इसके दो भाग हैं, पूर्वी कॉरिडोर भारत से गल्फ कंट्रीज तक, और दूसरा है उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी देशों से यूरोप तक, जिन दोनों को मैं आपको मानचित्र पर दिखा चुका हूं। चर्चा में क्यों है? पहला है हाइफा पीरियस रणनीतिक वार्ता, जो कि फरवरी से अप्रैल 2026 तक चली। इसमें फरवरी 2026 में ग्रीक राजदूत की हाइफा बंदरगाह यात्रा और अप्रैल 2026 में भारत ग्रीस के बीच 2+2 वार्ता के प्रस्ताव ने इस समुद्री मार्ग को पुनः सक्रिय कर दिया। अगला है अडानी पोर्ट्स का समेकन। हाइफा बंदरगाह का मालिक अडानी पोर्ट्स, हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल के क्षेत्र में, उसका स्वामित्व अडानी पोर्ट्स के पास में है। हाइफा बंदरगाह के मालिक अडानी पोर्ट्स ने अप्रैल 2026 में अपनी सहायक कंपनियों का विलय पूरा कर लिया है, जिससे IMEC के समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश क्षमता अडानी पोर्ट्स की बढ़ गई है। क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच प्रगति। हालिया ईरान इजराइल तनाव के बावजूद सदस्य देशों ने फेज 2 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इन सब कारणों से ये हाइफा बंदरगाह, पीरियस बंदरगाह चर्चा में बने हुए हैं, और ये IMEC कॉरिडोर भी चर्चा में बना हुआ है। कुछ और जानकारी इसके बारे में। हाइफा बंदरगाह ये IMEC के रेल मार्ग का अंतिम टर्मिनल है। अडानी पोर्ट्स और गैडोट के स्वामित्व में होने के कारण ये भारत के लिए एक सुरक्षित प्रवेश द्वार है। यूरोप के लिए 2026 तक इसकी क्षमता विस्तार योजनाएं इसे पूर्वी भूमध्य सागर का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की ओर अग्रसर है। पीरियस बंदरगाह ग्रीस में है। ये यूरोप का मुख्य गेटवे है। हालांकि इसमें चीनी कंपनी कॉस्को की 67% हिस्सेदारी एक भू राजनीतिक चुनौती है। इसके विकल्प के रूप में भारत अब ग्रीस के थेसालोनिकी और अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाहों में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। डिजिटल और ऊर्जा स्तंभ। IMEC केवल माल ढुलाई तक सीमित नहीं है,
इसमें ब्लू रमन अंडर सी केबल सिस्टम, अंडर सी केबल सिस्टम का मतलब हो गया इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए जो समुद्र में केबल्स डाली गई हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अंडर सी एक साथ नहीं लिखा है, इंग्लिश में अगर इसे लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अंडर सी या समुद्र के नीचे केबल सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल है जो भारत को यूरोपीय ऊर्जा बाजार से जोड़ेंगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो जिस तरीके से पहले एक सिल्क रूट हुआ करता था, चीन के क्षेत्र से और यूरोप के क्षेत्र तक रेशम का निर्यात किया जाता था, व्यापार किया जाता था, उसके आधार पर उसको सिल्क रूट कह दिया जाता था। ऐसे ही भारत के दक्षिणी क्षेत्र से यूरोपियन कंट्रीज तक मसालों का निर्यात किया जाता था। तो उसी आधार पर आईएमईसी प्राचीन मसाला मार्ग का आधुनिक संस्करण है। भारत से जो मसाले पहुंचाए जाते थे यूरोप तक, उसी का आधुनिक संस्करण है। अब्राहम समझौता, इस गलियारे की नींव इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण पर टिकी है, जो 2026 में भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कारक बना हुआ है। इसके बाद अगली जो जानकारी है वह डेरियन गैप के बारे में है, भौगोलिक बाधाएं एवं मानवीय प्रवास संकट। पहले डेरियन गैप को देख लीजिए। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, और इससे पहले मैं आपको यहां पर ले चलता हूं, यही मैप मैं ढूंढ रहा था। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाला, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये नॉर्थ अमेरिका का है, इससे नीचे का जो हिस्सा है ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है, ये वाला। यहां पर एक हिस्सा है इस वाले क्षेत्र में जो कि यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है, यहां पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी है, एंडीज की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, बहुत अधिक वर्षा इत्यादि भी होती रहती है। तो ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही कठिन क्षेत्र है, और इतना कठिन है कि जो एक पैन अमेरिकन एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, पैन अमेरिकन हाईवे बना हुआ है, जो कि अलास्का से लेकर इस तरीके से होता हुआ पूरा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे और फिर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे तक फैला हुआ है, वह यहाँ अलास्का से लेकर और दक्षिण में अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। उसका यही हिस्सा जो है इस डेरियन गैप का हिस्सा है, यहाँ पर वो बनाया नहीं जा सका है क्योंकि वह एरिया इतना ज़्यादा दुर्गम है, उसकी स्थलाकृति इस तरीके की जटिल है कि वहाँ पर ऐसी किसी आधार संरचना का विकास करना काफ़ी कठिन है। तो इस वाले क्षेत्र में है डेरियन गैप। अगर अब हम इसको बड़े मैप पर देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर देखिए, ये हो गई गल्फ ऑफ यूराबा, ये कोलंबिया का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये पनामा का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ये लिखा हुआ है सेराला डेल डेरियन, ये वाला जो हिस्सा है ये डेरियन गैप का हिस्सा है। अगर हम इसे और क्लियर देखना चाहें तो आप देख पाएंगे ये वाला जो हिस्सा है ये डेरियन गैप का हिस्सा हो गया, ये कोलंबिया का क्षेत्र हो गया। तो इस वाले हिस्से के बारे में बात की जा रही है कि ये बहुत ही जटिल और दुर्गम क्षेत्र है। अब इसके बारे में बात क्या की जा रही है उसे समझ लीजिए। डेरियन गैप मध्य और दक्षिण अमेरिका के बीच एक संकरा और दुर्गम क्षेत्र है। ये पनामा के डेरियन प्रांत और कोलंबिया के चोको विभाग के बीच फैला हुआ है। लगभग 100 से 160 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। ये पैन अमेरिकन हाईवे का एकमात्र टूटा हुआ हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी किनारे पर अलास्का से लेकर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी केंद्र में, दक्षिणी बिंदु में फैले हुए अर्जेंटीना देश तक एक पैन अमेरिकन हाईवे फैला हुआ है। तो वह बाकी सब जगह बना हुआ है, लेकिन इसी डेरियन गैप के क्षेत्र में वो उसका निर्माण नहीं हो सका है क्योंकि इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स भूभाग है इस क्षेत्र का। ये क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, ऊंचे पहाड़ों और दलदली नदियों से घिरा हुआ है, जहां किसी भी प्रकार की सड़क या आधार संरचना ढांचा मौजूद नहीं है। इतनी बातें समझने के बाद अब समझ लीजिए कि यह चर्चा में क्यों है। रिकॉर्ड प्रवास, पनामा के राष्ट्रीय प्रवासन सेवा की 20 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में लगभग 1,80,000 प्रवासियों ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया है, जो 2025 की तुलना में 20% अधिक है। अब एक बात यह भी समझने वाली है कि लोग इस क्षेत्र को क्यों पार करते हैं। इतना जो कठिन है मार्ग, उसके बाद भी इस क्षेत्र को पार करते हैं। यहां पर है डेरियन गैप, यहां पर है यूएसए का क्षेत्र। अब आप देखेंगे कि यूएसए का, कनाडा का, ये वाले जो क्षेत्र हैं ये बहुत ही विकसित क्षेत्र हैं। तो किसी भी वजह से जब लोग पलायन करते हैं, अपने देशों को छोड़ते हैं, जैसे चाहे कैरिबियन के क्षेत्रों से हो या अन्य क्षेत्रों से हो,
अब यूएस की जो वीज़ा पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो या उनमें प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। तो लोग क्या करते हैं कि अनुचित रूप से, अवैध रूप से इस क्षेत्र को पार करके, इन सब क्षेत्रों को पार करके और ये मैक्सिको, यूएस, कनाडा इत्यादि में माइग्रेट कर जाते हैं। इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि इतना जटिल होते हुए भी रिकॉर्ड प्रवास दर्ज किया गया है। पनामा के राष्ट्रीय प्रवासन सेवा की 20 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में लगभग 1,80,000 प्रवासियों ने इस खतरनाक रास्ते को पार किया है, जो 2025 की तुलना में 20% अधिक है। पर्यावरणीय आपातकाल। अप्रैल 2026 में पनामा सरकार ने डेरियन नेशनल पार्क के भीतर अनियंत्रित प्रवास के कारण होने वाले पारिस्थितिकी क्षरण को देखते हुए इसे पर्यावरणीय आपदा क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। यहीं पर एक डेरियन नेशनल पार्क भी है। अब कुछ और बातें पढ़ लीजिएगा इस डेरियन गैप के बारे में। इस क्षेत्र में सेरानिया डेल डेरियन पर्वत श्रृंखला और अट्राटो नदी का विशाल दलदली डेल्टा है। अत्यधिक वर्षा और दुर्गम ढलानों के कारण यह सड़क निर्माण को हमेशा असंभव और पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी माना गया है। मानवीय संकट। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवासन मार्गों में से एक माना जाता है। प्रवासियों को जंगली जानवरों, उष्णकटिबंधीय रोगों और क्लान डेल गोल्फो जैसे आपराधिक गुटों के हिंसात्मक हमलों का सामना करना पड़ता है। और भू राजनीतिक आयाम क्या है? कोलंबिया और पनामा के बीच सीमा नियंत्रण को लेकर कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। अमेरिका इस क्षेत्र में प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए पनामा पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रवासी ऐसे हैं जो कैरिबियन सी से लगे हुए जो देश हैं, जैसे एल सल्वाडोर हो गया, बेलीज इत्यादि हो गया, इन सब को पार करके मैक्सिको और मैक्सिको को पार करके यूएस में प्रवेश कर जाते हैं। तो अमेरिका इस क्षेत्र में प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए पनामा पर लगातार दबाव बनाता रहता है। ये भू राजनीतिक आयाम है इस डेरियन गैप के। अब मैंने कुछ जानकारी प्रारंभिक परीक्षा हेतु ले ली थी। पैन अमेरिकन हाईवे के बारे में एक जानकारी इसी डेरियन गैप से संबंधित। अलास्का से लेकर अर्जेंटीना तक लगभग 30,000 किलोमीटर लंबा सड़क जाल है जो केवल डेरियन गैप में टूटता है। ये है पैन अमेरिकन हाईवे, जिसे मैंने भी आपको मानचित्र पर दिखाया था कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में अलास्का से लेकर और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी बिंदु में अर्जेंटीना तक ये पैन अमेरिकन हाईवे फैला हुआ है। पैन का मतलब होता है ऑल, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह हाईवे फैला हुआ है। डेरियन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी विशिष्ट जैव विविधता और स्वदेशी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इसी डेरियन गैप के क्षेत्र में ही विद्यमान है। चोक पॉइंट। डेरियन गैप दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका की ओर जाने वाला एकमात्र भूभाग है। अगर आपको भूभाग से होकर ही गुजरना है तो डेरियन गैप से ही होकर गुजरना पड़ेगा। इतनी सारी जानकारी थी डेरियन गैप के बारे में, और आज के एपिसोड में अब इतना ही। अब हम लोग इसके बाद अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।